टेलीकॉम की 1.3 ट्रिलियन है। कुल मिला के 6 ट्रिलियन के करीब इन 3 कंपनियों की वैल्यू है, जिसकी बुनियाद पे अमेरिका कहता है कि हम दुनिया की एक बड़ी मुआशी ताकत है। पाकिस्तान की सिर्फ मादनियात जो हैं, सिर्फ ये जो आज आप बातें सुन रहे हैं कि एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें मिनरल्स कॉन्फ्रेंस है, उसमें हम माइनिंग की बात करेंगे, मादनियात की बात करेंगे, मेटल्स की बात करेंगे। सिर्फ मादनियात जो पाकिस्तान में मौजूद है उनका वैल्यू एडिशन नहीं, यानी एक अगर धात निकलती है उसमें से कितनी गूगल्स निकलेंगी या उसमें से कितने एप्पल निकलेंगे, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। सिर्फ मट्टी जो खोदनी है, सिर्फ मट्टी जो खोद के निकालनी है पाकिस्तान की मादनियात, उनकी कीमत 6.1 ट्रिलियन डॉलर। जिस चीज को आप दुनिया की मुआशी ताकत समझते हैं, उसके जो एंकर्स हैं उनकी इज्तिमाई जो वैल्यू है वो 6 ट्रिलियन डॉलर है, और पाकिस्तान की मट्टी की कीमत, मादनियाती मट्टी की कीमत जो है वो 6.11 ट्रिलियन है। तो फिर बनता नहीं कि जाहिर की आंख से ना तमाशा करे कोई। क्या है मसला भाई? हम क्या खुदाई भी नहीं कर सकते? अल्लाह ने जिन चीजों से आपको नवाजा है, जैसा कि हमारे मशरिक वुस्ता के अंदर तेल से नवाजा है, तो अगर आपको कॉपर और गोल्ड से नवाजा है, तो क्या हम एक कुदाल लेके 6.11 ट्रिलियन डॉलर का, रुपए का नहीं डॉलर का, सिर्फ कुदाल लेके सोना और कॉपर और लिथियम और वो तमाम मादनियात, जो आयरन जो हमारे पास मौजूद है, कोयला जो हमारे पास मौजूद है, हम वो भी निकालने से कासिर हैं क्या? तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और इसी रिजॉल्व को लेकर हम आपके सामने आए हैं। मगर होता ये कि जब भी खेल ये खेला जाता है तरक्की का, पाकिस्तान में बिलखसूस, जब भी ये खेल खेला जाता है कि एक नया एसेट आ गया है, तो लोग तो बहुत अमीर हो जाते भाई, मगर गरीब की जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसी तरह मट्टी, जो मट्टी आप निकाल रहे हैं उसी में मट्टी में रुल जाता है। तो इस दफा हमारे 3 हैं ऑब्जेक्टिव्स, 3 हमारे गोल हैं इस नए मादनियाती रेवोल्यूशन के लिए। नंबर 1, हम यहां पे मट्टी नहीं बेचेंगे, तरक्की बेचेंगे। मैं दोबारा आपको बताता हूं, मट्टी नहीं बेचेंगे, तरक्की बेचेंगे। यह मट्टी से तरक्की का सफर है जिसका इर्तिका हम कल कर रहे हैं, जिसकी इब्तिदा हम कल कर रहे हैं। इसमें सबसे अहम पहलू जो है वो होगा गरीब आदमी की नौकरी। पहला ऑब्जेक्टिव हमारा जो है वो गरीब की नौकरी है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मादनियात में, माइनिंग में सबसे ज्यादा जो चीज हर $1 के पीछे पैदा होती है वो नौकरी है, क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव काम है। यहां पे अगर $1 मिलियन की खुदाई करनी हो तो हजारों लोगों को नौकरी देनी पड़ती है। और नौकरी किस तरह के लोगों को देनी पड़ती है? जो थोड़े से कम स्किल्ड हों, जो थोड़े से कम तालीम याफ्ता हों, जो खुदाई कर सके, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकें। तो हमारे बलूचिस्तान में क्या है? हमारे बलूचिस्तान में बहुत से मीडियम स्किल्ड और लो स्किल्ड लोग हैं जिनको नौकरी की तलाश है। तो जब हम कुदाल डालेंगे तो हर कुदाल के पीछे एक मुलाजमत है। तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव ये है, ये नहीं है कि हम 6 ट्रिलियन सिर्फ ले लेंगे, हम लोगों को मुलाजमत फराहम करेंगे। ये हमारा पहला और अव्वलीन गोल है। हमारा दूसरा गोल ये है कि हम पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की तरफ जाएंगे, जिसको मैंने पहले आपको कहा कि मट्टी नहीं तरक्की, जिसको हम अंग्रेजी में कह रहे हैं डस्ट टू डेवलपमेंट। कल की थीम जो है वो है डस्ट टू डेवलपमेंट। मट्टी नहीं बेचेंगे, हमने बेची है पहले। हमारी 1-2 माइंस हैं जिसमें कॉपर थी, हमने मट्टी निकाली, मट्टी बेच डाली। अभी भी हमारी जो एक नई माइन है बड़ी रिकोडिक, उसमें भी मट्टी निकाल रहे हैं। मगर आने वाले वक्त में रिकोडिक में भी और तमाम नई जो माइंस हैं उसमें हम माइनिंग भी करेंगे, स्मेल्टिंग भी करेंगे, यानी उस मट्टी को आग में जला के उसमें से धात निकालेंगे। और फिर बलूचिस्तान में ही गवादर में इंडस्ट्रियल जोन्स बनाएंगे, छोटी छोटी फैक्ट्रियां।
कोई कॉपर से रिलेटेड है, कोई आयरन से रिलेटेड है, कोई लिथियम से रिलेटेड है। अरे भाई, किसी और ने भी तो ले जाके आग में नहीं है झोंकनी मेटल्स, उनने भी तो फैक्ट्रीज लगानी है। जो आपकी मट्टी ले जाते हैं वो क्या करते हैं? फैक्ट्री लगाते हैं। तो आपको क्या करना है? फैक्ट्री लगानी है। यानी तरक्की का सफर तय करना है, मट्टी का सफर नहीं तय करना है। यह हमारा दूसरा पिलर है नौकरी के बाद, इस नई जो स्ट्रैटेजी जिसको कल हम जिसका आगाज कर रहे हैं वो। और तीसरा यह है कि हमारी एक्सपोर्ट तो वैसे मट्टी बेचने से भी बढ़ेगी, लेकिन 1 टन मट्टी बेचें, 1 टन, अगर 100 टन मट्टी बेचें तो मान लें आप $100-200 कमाते हैं। मुझे नहीं मालूम कितने कमाते हैं, आप इसको पैसे पे नहीं जाइए, मैं आपको वैसे वो मेटाफोरिकली बता रहा हूं, डायरेक्शनली बता रहा हूं, ये बात सही है कि 100 टन मट्टी बेचें तो मान लें $1000 कमाते हैं। अगर 100 टन मट्टी में से 1 टन मेटल बेचें तो $5000 कमाते हैं। और उस 1 टन जो मेटल आप बेचते हैं, चाहे कॉपर हो या गोल्ड हो या कोई और हो, अगर उसकी ब्रेक असेंबली बना के बेचें या इंजन ब्लॉक बना के बेचें या कॉपर वायर बना के बेचें, तो जो आपने 1 टन नहीं 1 मन मेटल से जो आप चीजें बनाते हैं वो $10-10 हजार की वैल्यू से बिकती हैं। तो भाई आप 100 टन का $100 या 100 टन का $1000 क्यों लेंगे? हम क्या जाहिल हैं? हमसे जो मट्टी लेगा वो भी तो उसमें से मेटल निकालेगा, तो 1000 की बेचेगा, 1000 की मट्टी बेचेगा 10,000 में, और 10,000 की मट्टी जो मेटल है उसको बेचेगा 50,000 में। तो ये काम क्या हमारे बच्चों को नहीं करना आता? तो ये है हमारा दूसरा फोकस। तीसरा फोकस, नंबर 1 एम्प्लॉयमेंट, गरीब के लिए मीडियम स्किल्ड लो स्किल्ड जॉब्स। नंबर 2 हमारी जो अपनी तरक्की है, जिसको हम कह रहे हैं मट्टी से तरक्की, उसका सफर। और नंबर 3 एक्सपोर्ट, कि हम बेचेंगे, हमें वो मेटल बेचनी आती है, हमें इंगेट्स एंड बिलेट्स बेचने आते हैं, हमें इंजन ब्लॉक्स बनाने आते हैं, हमें ब्रेक असेंबलीज बनानी आती हैं, तो हम क्यों नहीं एक्सपोर्ट करेंगे? तो ये जितना हमारे एक्सटर्नल सेक्टर का आपके सामने रोज एक मुकदमा आता है कि पाकिस्तान को खुदा न खास्ता ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। पहले हम कहते थे खाकम बदहन, इंशाल्लाह कल के बाद बोलेंगे ऐसी बात करने वाले को मट्टी चाट, क्योंकि इस मट्टी में से तो हम निकालने वाले हैं वो सोना और वो कॉपर जो मुल्क की तकदीर बदलेगी। तो ये 3 हमारे ऑब्जेक्टिव हैं जिनको लेके कल की हम जो एक बड़ी मिनरल्स कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और तरक्की का सफर, एक नया सफर शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अब 3 ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हमारे पास 3 स्ट्रैटेजीज, 3 लाया अमल हैं, 3 तरीकाकार हैं। वो क्या है वो भी मैं हाई लेवल पे आपको बता देता हूं कि ये होगा कैसे। बता तो दिया मैंने कि ये होगा। पहली बात तो ये है कि हम बलूचिस्तान में इंशाल्लाह इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बनाएंगे। मैं आपको हाई लेवल पे बता चुका हूं, माइनिंग करेंगे, माइनिंग के बाद स्मेल्टिंग करेंगे। स्मेल्टिंग वो अमल है जिसमें आप मट्टी लेते हैं और उसको बेपनाह आग के अंदर झोंक के उसमें से मेटल निकाल लेते हैं, बाकी जो फुजला होता है वो अलहदा हो जाता है, उसको स्मेल्टिंग कहते हैं। फिर स्मेल्टिंग करेंगे और तीसरी स्टेज के अंदर जो मेटल निकलेगी, जो भी मेटल निकलेगी, उससे रिलेटेड जो भी दुनिया की इंडस्ट्री है वो बलूचिस्तान में लगाएंगे। कॉपर से रिलेटेड हो, लिथियम से रिलेटेड हो, आयरन से रिलेटेड हो, जो जो मेटल निकलती चली आएगी वहां पे छोटे छोटे इंडस्ट्रियल जोन्स बनाएंगे। पोर्ट हमारे पास है गवादर की, जहां जहां माइनिंग होगी उसको पोर्ट से लिंक करेंगे और एक नया इनकलाब लेकर आएंगे। तो हमारी पहली जो चीज है जिसको मैं कह रहा हूं मट्टी से तरक्की का सफर, उसके लिए 3 चीजें जो हम करेंगे। पहला है माइनिंग यानी कुदाल लेकर खुदाई, दूसरा है स्मेल्टिंग यानी उसको आग में डाल के उसमें से मेटल निकालना, और तीसरा है वैल्यू एडिशन इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, छोटे छोटे, जिनसे स्किल्ड लेबर बलूचिस्तान में और दीगर इलाकों में, खैबर पख्तूनख्वा में और एजेके में वगैरह वगैरह, जहां जहां से मादनियात निकलती चली आएंगी वहां पे छोटे छोटे इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाते चले जाएंगे। ये हमारी पहली स्ट्रैटेजी है। हमारी दूसरी स्ट्रैटेजी ये है कि जो नौकरशाही हमने मचा रखी यहां पे, बिजली का मीटर तो लगाने नहीं देते, गैस का कनेक्शन तो मिलता नहीं है, अब पूछना नहीं सवाल इस पर,
तो साथ के साथ कह रहे हैं कि यहां पे तरक्की हो जाएगी, तो वो कैसे होगी? तो अब हम कंप्लीट एक नया प्लान लेकर आ रहे हैं जिसके अंदर ये जो बोझ है, नौकरशाही का बोझ, इसे खत्म किया जाएगा। इस नौकरशाही के बोझ को खत्म किया जाएगा। और जो कल हम लॉन्च कर रहे हैं प्रोग्राम, उसका दूसरा जो थीम है वो है फ्रॉम रेड टेप टू रेड कार्पेट। यानी आज तक ये जो हमने, आप अंदर नहीं, वो डिप्टी कमिश्नर तक तो आप पहुंच नहीं सकते भाई, तो काम आप कहां से करेंगे? पहले 50 दरवाजों से गुजर के 3 जगह से स्कैन होकर तो आप पहुंचते हैं। तो अब यह फैसला किया गया है कि हमारी दूसरी जो थीम है वो है फ्रॉम रेड टेप टू रेड कार्पेट। काटें इस नौकरशाही को और आग लगा दें। और कौन बिछाएगा ये रेड कार्पेट? ये सुर्ख कालीन जो हम कह रहे हैं, आप लेकर आए, पाकिस्तान में तरक्की के सफर में शरीक हों और हम आपके लिए सुर्ख कार्पेट बिछाएंगे। कल पहली मर्तबा हम वो सुर्ख कार्पेट बिछा रहे हैं। और तमाम पाकिस्तान के जो इदारे हैं, तमाम पाकिस्तान की जो वजारतें हैं, उन्हें यह हुक्म दिया गया है कि आप ये रेड टेप काटें नहीं, काटेंगे। आप ये रेड टेप काटेंगे, ये रेड टेप खत्म होगी। आपकी नौकरी ये है कि हर बंदा जो पाकिस्तान की सफर में, तरक्की के सफर में शरीक होना चाहता है, आप जाके उसे रिसीव करेंगे और लेकर आएंगे। और कल इंशाल्लाह हम रिसीव करेंगे। मैं खुद एयरपोर्ट पे जाऊंगा, मैं खुद जाऊंगा एयरपोर्ट के ऊपर और लोगों को रिसीव करूंगा जो पाकिस्तान की तरक्की के सफर में शिरकत के लिए आ रहे हैं। तो ये रेड टेप कटनी होगी भाई। नौकरशाही के साथ ये काम नहीं हो सकता। अब तो आपको एक नए जाविये से, अवामी जाविये से, लोगों के जाविये से, गुर्बत के जाविये से, तरक्की के जाविये से इस मुल्क को देखना होगा, तो फिर मुल्क आगे बढ़ेगा। इसके लिए हमने 3 स्ट्रैटेजीज बनाई। जिस तरह मैंने कहा, हर एक की, वो पहले मैंने आपको वो बता दिया कि हम वैल्यू एडिशन कैसे करेंगे। इसमें नंबर 1, पाकिस्तान के अंदर को 50 किस्म के कवानीन हैं। इतने हमारे डिविजन्स नहीं हैं जितने कवानीन हैं जो एक चीज एक को रेगुलेट करती है, उससे यकसर मुख्तलिफ एक और कानून है। आप उसको पूरा करते हैं तो इसमें खो जाते हैं, इसको पूरा करते हैं तो पता चलता है तीसरे की वायलेशन हो गई है। तो पाकिस्तान में को 50 कवानीन हैं जो रेगुलेट करते हैं माइनिंग और मिनरल डेवलपमेंट को। उन सबको हार्मोनाइज करेंगे। कोई सूबे के पास है, कोई तहसील के पास है, कोई वफाक के पास है, सबको हार्मोनाइज करके एक रेजीम बनाएंगे। एक कि अगर किसी ने हमारे साथ शिरकत करनी है तो बस ये 5 कवानीन हैं, ये 5, 10, 11 चीजें हैं जो आपने पूरी करनी, बाकी आप हम पे छोड़ें कि फलां क्या कहता था और डिस्ट्रिक्ट का कानून क्या कहता है और इसका कानून क्या कहता है। तो हम इसको तमाम को हार्मोनाइज करके एक रेजीम बना के आपके सामने ले आएंगे और तमाम जो दीगर पाकिस्तान के अंदर कवानीन और लॉज और रेगुलेशन को जम करके एक पैकेज सिर्फ बनाएंगे। आने वाला एक कागज देखेगा, उसको पता होगा कि ये 7 चीजें 10 चीजें करनी है और उसके बाद आई एम डन। और ये हमारी जिम्मेदारी है कि 18वीं तरमीम के बाद हमने किस किस्म के कवानीन सूबों से दरखास्त करके पास करवाने हैं, डिस्ट्रिक्ट से करवाने हैं, तहसील से करवाने हैं, वफाक से करवाने हैं, सिक्योरिटी से करवाने हैं, किस किस से क्या क्या करवाना है। ये उनका काम नहीं जो आपकी तरक्की में के सफर में शरीक होना चाहते। ये हमारी नौकरी है, हमारा काम है, तो ये हम करेंगे। ये होगी पहली बात। दूसरी बात ये कि माइनिंग एक बड़ी खतरनाक चीज है। ये खा जाती है उन लोगों को जो माइनर्स होते हैं, और उन माइनर्स के हकूक की पासदारी के लिए कोई बंदा आवाज नहीं बुलंद करता, क्योंकि ये दुनिया की अमीर तरीन होती हैं तंजीमें जो माइनिंग करने आती हैं। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के मालिक होते हैं। एक इंसान खा जाना या 30 इंसान खा जाना क्या फर्क पड़ता है? माइन गिरी, मर गए, कोयला निकाल रहे थे, गिर गई माइन, कोलैप्स हो गई, मर गए। रोज सुनते हैं। नहीं होगा ऐसे, बिल्कुल नहीं होगा। मुल्क के नहीं, खित्ते के नहीं, दुनिया के हाईएस्ट स्टैंडर्ड जो हेल्थ और सेफ्टी के हैं, वो जो भी हमारी इस तरक्की के सफर में आएगा उसको दुनिया के हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स हेल्थ और सेफ्टी के, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के, पर्सनल सेफ्टी के हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स जो हैं एनवायरनमेंट के मेंटेन करने होंगे। एनवायरनमेंट के, हेल्थ एंड सेफ्टी के और ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स के। और हम इसको ट्रैक करेंगे।
और हुक्म दिया गया है वजारत को कि हर एक चीज के लिए, ह्यूमन सेफ्टी के लिए, एनवायरमेंटल सेफ्टी के लिए, अब मैं आपको तफसील में नहीं डालना चाहता, एनवायरमेंट के अंदर एयर पोल्यूशन के लिए, वाटर पोल्यूशन के लिए और सॉलिड वेस्ट के लिए वजारत को यह हुक्म दिया गया है कि आप टारगेट सेट करेंगे, इस वक्त कितना है, 3 साल में कितना होगा, 5 साल में कितना होगा, और वो टारगेट मीट करने होंगे वजारत को। तो खित्ते के नहीं, मुल्क के नहीं, दुनिया के हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स जो हेल्थ और सेफ्टी के हैं वो हम इंशाल्लाह इंट्रोड्यूस करेंगे। एक तरफ हार्मोनाइज करेंगे, दूसरी तरफ अपने बच्चों की हिफाजत करेंगे, खवातीन की हिफाजत करेंगे। बिकॉज मैं नहीं समझता कि माइनिंग में खवातीन क्यों नहीं होंगी इस पूरे सफर में, उन सब की हिफाजत करेंगे। और तीसरा हमारा जो एलिमेंट है वो है कि डीरेगुलेट करेंगे, यानी कम से कम जो रेगुलेशन का बर्डन है, आहिस्ता आहिस्ता जैसे आगे बढ़ेंगे इसको डीरेगुलेट करते चले जाएंगे। मगर उसके लिए मजबूत रेगुलेटर चाहिए ताकि चंद लोगों की हवस की नजर ना हो जाए ये पूरा इनकलाब। अगर कमजोर रेगुलेटर होगा तो 5-6 कंपनियां ले भागेंगी, जैसे पहले मैं कई दफा जिक्र कर चुका हूं कि हमारे कई सेक्टर्स इधर 4 कंपनियां 1/3 मुल्क की गैस लेके भाग जाती हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। तो अब नहीं होगा, वो दिन गए, अब नहीं होगा। मजबूत रेगुलेटर होगा मगर कंप्लीट डीरेगुलेशन होगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो 3 स्टेप्स, हार्मोनाइज करेंगे तमाम रेगुलेटरी रिजीम्स को। नंबर 2, हाईएस्ट दुनिया के स्टैंडर्ड्स लेकर आएंगे हेल्थ एंड सेफ्टी और एनवायरमेंट के। और नंबर 3, इसको डीरेगुलेशन की तरफ लेके जाएंगे। जैसे जैसे रेगुलेटर मजबूत होता जाएगा वैसे वैसे उसको डीरेगुलेट करते जाएंगे। ये दूसरी बात हो गई, दूसरी स्ट्रैटेजी हो गई। अब तीसरी और हमारी जो आखिरी स्ट्रैटेजी है वो है कि इतना बड़ा 6 ट्रिलियन यानी 6000 बिलियन यानी पता नहीं 60 लाख मिलियन, मैं तो गिनती भी भूल जाती है, इतनी इन्वेस्टमेंट तो पाकिस्तान में नहीं है। तो ये तो बाहर से लानी होगी। तो अगर बाहर से लानी है तो हम बाहर से आने वाली जो इन्वेस्टमेंट है उसको खुशामदीद कहेंगे। और ये जैसे मैंने पहले आपको कहा, ये है वो जिसमें दोनों एलिमेंट, रेगुलेशन का भी आता है और खुशामदीद कहने का भी एक एलिमेंट आता है बाहर से आने वाली पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स को। तो हम ये कह रहे हैं वही जो मैंने पहले कहा कि रेड टेप यानी नौकरशाही से मेजबानी। कहां पे नौकरशाही, कहां पे मेजबानी, कहां पे रेड टेप और कहां पे रेड कार्पेट। और यह करने के लिए सबसे जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हम फिस्कल इंसेंटिव्स यानी किस तरह की टैक्स रिजीम होगी, क्या प्रोटेक्शन होगी डिविडेंड ले जाने की, क्या प्रोटेक्शन, यानी वो तमाम मसाइल जो रोज आप मुझसे पूछते हैं कि उसका डिविडेंड नहीं जा रहा, उसका ये नहीं हो रहा, अरे भाई उसके ऊपर टैक्स 2 दफा लग गया है, 3 दफा लग गया है, अब उस टैक्स के ऊपर एक टैक्स लग गया है, फिर उस टैक्स के ऊपर जो टैक्स था उसकी आमदन के ऊपर टैक्स। तो एक सिंप्लीफाइड रिजीम लेकर आएंगे फिस्कल इंसेंटिव्स की, उनको प्रोटेक्शन देंगे ताकि जो मुल्क में आए उसको ये यकीन हो कि वो भी नफा करेगा। अगर हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे, हमारा मुल्क तरक्की करेगा तो उन्हें भी फायदा होगा। मगर सबसे जो इसके अंदर अहम पहलू है, सबसे ज्यादा मेरे नजदीक जो अहम पहलू है वो है 1 विंडो ऑपरेशन का। यानी कोई बाहर से अगर पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने आता है तो उसको क्या लगे कि डिस्ट्रिक्ट की क्या ताकत है, तहसील के पास क्या पड़ा है, एनवायरमेंटल एजेंसी फेडरल सब्जेक्ट है या प्रोविंशियल है, या एक प्रोविंशियल है एक फेडरल है, या बिजली जो है वो फेडरल सब्जेक्ट है, गैस फेडरल सब्जेक्ट है, सिक्योरिटी जो है वो क्या करे, भागता फिरे एक तहसील के दफ्तर और डिस्ट्रिक्ट के दफ्तर से, प्रोविंस के दफ्तर से फेडरल गवर्नमेंट और उसकी एजेंसियों के पीछे। तो SIFC की शक्ल में, SIFC की शक्ल में 1 विंडो ऑपरेशन बनाया गया है। यह है महवर उस इनकलाब का, इसके बगैर कुछ नहीं होने वाला। कई मरतबा आपने यह तकारीर सुनी है, जाया फजूल। आज तक मुझे कोई सियासतदान नहीं मिला जिसने कहा हो कि हम तरक्की नहीं करेंगे, हम वैल्यू एडिशन नहीं करेंगे, हम एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगे। मुझे तो कोई नहीं नजर आया। होता क्यों नहीं है? होता इस वजह से नहीं कि हो नहीं पाता। तो कैसे हो पाएगा? ऐसे हो पाएगा कि वजीर आजम खुद चेयर करेंगे, जो भी वजीर आजम हो, जिन्हें भी आप मुंतखब करें, वो SIFC को खुद चेयर करेंगे। और उनके साथ कौन होगा? उनके साथ चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होगा, उनके साथ सूबों की जो तमाम वुज़राए आला हैं वो होंगे और दीगर वुज़रा होंगे।
ये है उनकी एपेक्स कमेटी। यानी जब मैं कहता हूं कि रेड कार्पेट कौन बिछाएगा, तो पाकिस्तान का वजीर आजम वो रेड कार्पेट बिछाएगा। पाकिस्तान का वजीर आजम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि जो आपके मसाइल हैं वो मैं हल करूंगा, हम नहीं, मैं हल करूंगा। और मेरे साथ कौन है? मेरे साथ तमाम सूबों की क़यादत है, मेरे साथ चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में बिलखसूस इन इलाकों में, आपको मालूम है खैबर पख्तूनख्वा में, मैं कल का तो जो हौलनाक वाकया हुआ है जिसमें लोग शहीद हुए हैं, दिल टूटता है उस वाकये से। और मैं तमाम लोग जिनके जो वरसा हैं, मैं उनके साथ ताज़ियत भी करना चाहता हूँ। अल्लाह उन सबको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए और आपको सब्र दे। और ये तो इतना क्लीशेड लगता है, रोज़ सब्र मांगते हैं अपने बच्चों के लवाहिकीन के लिए, रोज़ सब्र मांगते हैं, रोज़ उनकी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। तो ये तो है ना मसला, तो इस मसले को तो हल करना है और आनी हाथ से हल करना है कि किसी दहशतगर्द में यह जुर्रत ना हो कि हमारे बच्चों को वो शहीद कर सके या हमारे आने वाले इन्वेस्टर्स को वो डरा के भगा सके। तो इस वजह से मुल्क के सिपा सलार को साथ बिठाया गया है, ताकि आने वाले को सिर्फ यह ना पता हो कि रूल्स और रेगुलेशन और हार्मोनाइजेशन और क्लस्टर्स, यह भी पता हो कि हिफाजत साथ खड़ी है। इन्वेस्टमेंट का पैगाम है, रेगुलेटरी रिफॉर्म्स का पैगाम है और साथ के साथ हिफाजत की कसम। तो तमाम मुल्क की लीडरशिप जो है, चाहे वो हिफाजत की वजह से हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट्स की वजह, सब लोग एक कमरे में एक 5-7 कुर्सियां बिछा के उनको यह कहा जा रहा है कि आप आइए और हमसे वादा लीजिए, और हम ये वादा करते हैं कि आपके तमाम मसाइल का हल हमारे जिम्मे हुआ, हम आपके मसाइल का हल करेंगे। आप बताइए आपका मसला क्या है। सो वी आर नाउ अ सोल्यूशन लुकिंग फॉर अ प्रॉब्लम, नॉट अ प्रॉब्लम लुकिंग फॉर अ रीजन। हम अब वो मुल्क बनना चाहते हैं जो ये ना कहे कि क्यों, हम वो मुल्क बनना चाहते हैं जो कहे क्यों नहीं, क्या कमी है यहां पे, क्यों नहीं। तो इंशाअल्लाह ये जो हमारा SIFC का फ्रेमवर्क है, ये महवर है, ये श्योरिटी है, ये गारंटी है कि वजीर कोई भी हो, मेरी तरह के कई वजीर आए गए, लेकिन वो कमेटी में मौजूद होगा एग्जीक्यूटिव लेवल पे। वजीर आजम कोई भी हो, लेकिन वो मौजूद होगा एपेक्स कमेटी की लेवल पे। और सेक्रेटरी कोई भी हो, वो मौजूद भी होगा और मजबूर भी होगा इंप्लीमेंटेशन लेवल पे, बिकॉज वजीर आजम और ये तमाम वज़रा जो हैं उनको डायरेक्टली अकाउंटेबल कर रहे होंगे फॉर परफॉर्मेंस। तो ये वो एक तरीकाकार है। अगर आप पूछें कि पहले क्यों नहीं हुआ, क्योंकि पहले ये नहीं था। और सवाल ये पैदा होता है ये कहां पर है, ये जिसको हम SIFC कह रहे हैं ये कहां पर है? आयरलैंड में, सिंगापुर में है, फिनलैंड में है, ऑस्ट्रेलिया में है। और क्यों है? अरे भाई वहां तो कोई ऐसी नौकरशाही सिंगापुर में नहीं है, तो उन्होंने क्यों अपनी ये बनाई है इस तरह की कमेटीज जो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करती हैं? इसी वजह से जो मैंने आपको बताई कि ये इन्वेस्टर का काम नहीं। इन्वेस्टर कहां पे ठट्ठा में जाके ढूंढेगा कि मरकज में दफ्तर किस जगह पे है और किससे बात करके क्या इजाजत लेनी है। भाई वो कैसे करेगा ये काम? तो ये काम हमारा है, तो ये काम हमने अपने जिम्मा लिया। उसी तरह लिया जिस तरह मुल्क में तेज तरीन तरक्की करने वाले मुमालिक ने किया है, जिनका मैंने नाम लिया आपको। आयरलैंड जाके देख लीजिए, हमारे बच्चे हैं इस वक्त, जाएं ऑनलाइन और देखें उन्होंने क्या किया है। सिंगापुर जाइए, सिंगापुर और देखिए उन्होंने क्या किया है। फिनलैंड, और ये तो छोटे छोटे मुल्क हैं, इतने इतने, इनके पास तो शायद 6 ट्रिलियन के ज़खायर नहीं है, लेकिन तरक्की के सफर में सबसे अहम चीज ये वन विंडो है जिसको हम पाकिस्तान में SIFC कह रहे हैं। जी, ये फैसिलिटेशन जो हमारी आखिर में मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर ये सब हो जाए तो क्या होगा। अगर जो मैंने आपके सामने खाका पेश किया है मेरे दोस्तों, अगर ये हो गया तो पाकिस्तान में एक इक्विटेबल डेवलपमेंट का सफर शुरू हो जाएगा। हमारे वो सूबे, वो इलाके जो तरक्की के सफर में पीछे रह गए,
जिनकी महरूमियों की वजह से दहशतगर्दों को पनाह गाहें मिलती हैं, वो तमाम रीजन खत्म हो जाएगा। हम उन इलाकों में तरक्की का सफर शुरू कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं जहां तरक्की नहीं हुई। आप मेरे साथ चलिए बलूचिस्तान में, क्या दिखता है आपको महरूमी के अलावा? आप जाइए ऐसे इलाके जो दूर उफ्तादा इलाके खैबर पख्तूनख्वा के, तो आपको क्या दिखता है? और यही है वो इलाके जहां पे मिनरल्स हैं, जहां पे मेटल्स हैं, जहां पे माइनिंग है। तो हम वो इलाके पाकिस्तान के जो तरक्की के सफर में थोड़ा पीछे रह गए और हम सब जिम्मेदार हैं उनको आगे बढ़ाने का एक तरीकाकार लेकर आने। तो पाकिस्तान में एक यकसा तरक्की का फ्रेमवर्क आगे आएगा आपके सामने। पूरे मुल्क के अंदर तरक्की होगी, सिर्फ चीदा चीदा शहरी इलाकों में तरक्की नहीं होगी। दूसरा क्या होगा? अरे क्या हुआ भाई, खैरियत? दूसरा, मुल्क में डेवलपमेंट होगी। जब माइनिंग करनी है तो किस चीज की जरूरत है? अगर माइनिंग जो आपकी रेंज है वो 1000 मील दूर है पानी की से, तो क्या होगा? पानी का आपको बिछाना पड़ेगा। पानी रेंगता चला आएगा पूरे बलूचिस्तान से उस जगह तक जहां पर माइनिंग होनी, क्योंकि माइनिंग पानी के बगैर हो नहीं सकती। और अगर आपने कुदाल से मट्टी निकालनी है और उसको सोना या कॉपर बनाना है तो क्या करना होगा? रोड चाहिए होगा ना उसको ले जाने के लिए, गधे पे तो नहीं लेकर जाएंगे। तो रोड या रेल जो चाहिए होगा, अगर वो 1000 मील दूर है तो पूरे 1000 मील का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और रेल इंफ्रास्ट्रक्चर पड़ेगा ना। तो वो जहां जहां से रेंगता चला जाएगा वहां वहां तरक्की होती चली जाएगी, वहां वहां गांव आबाद होते चले जाएंगे, वहां वहां शहर आबाद होते चले जाएंगे। वहां वहां जहां आप कुदाल सड़क बिछाने के लिए या ट्रेन बिछाने के लिए कुदाल जमीन में डालेंगे, लोगों के घरों के अंदर आप उनके डोर स्टेप्स के ऊपर नौकरी लेकर जाएंगे। क्योंकि बाहर से तो नहीं आप हजारों लोग ला सकते रोड बनाने के लिए, उसी इलाके के लोगों को रोड बनानी है, उसी इलाके के लोगों को ट्रेन बनानी है। तो पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, स्कूल बनेंगे, क्लिनिक्स बनेंगे। और ये मैं आपको हवा में बात नहीं कह रहा हूं। आप रिकोडिक के कल आ रहे हैं, वो जो सीईओ हैं, तो उनसे पूछ लीजिए। हमने उनको कहा और उन्होंने माना कि कुदाल बाद में जाएगा जमीन में, स्कूल पहले बनेगा। कुदाल बाद में जाएगा जमीन में और अस्पताल और क्लिनिक पहले बनेगा। और उन्होंने इंडस हॉस्पिटल के साथ मुआहिदा कर लिया है। और उन्होंने पंजाब के वो जो स्कूल थे, वो मैग्नेट स्कूल्स, क्या नाम है उनका, दानिश स्कूल, और दूसरा बहुत बड़ा जो एक एनजीओ है टीसीएफ के साथ उनका मुआहिदा हो चुका है स्कूल खोलने के लिए। तो स्कूल खुलेंगे नहीं, स्कूल खुल रहे हैं। क्लिनिक खुलेंगे नहीं, अस्पताल खुलेंगे नहीं, क्लिनिक और अस्पताल खुल रहे हैं। ये तमाम चीजें हो रही हैं क्योंकि ये हमने उन पर वाजे कर दिया है कि कुदाल जमीन में नहीं जाएगा जब तक तरक्की नहीं होगी। और जो उन्होंने अपना सीईओ हायर किया है, बलूचिस्तान से किया है, क्योंकि हमने उनको कहा कि बलूचिस्तान में काम करना है तो बलोच को ट्रेन करो, बलोच टैलेंट लेकर आओ। अगर केपी में करना है तो केपी का टैलेंट लेकर आओ। तो हर मुल्क में यकसा तरक्की होनी चाहिए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिछेगा, यकसा तरक्की होगी, पूरे मुल्क में जाल बिछेगा एक इंफ्रास्ट्रक्चर का। और सबसे आखिर में और सबसे पहले, अरे भाई नौकरियां मिलेंगी, नौकरियां मिलेंगी तो पैसे मिलेंगे, पैसे मिलेंगे तो खुशहाली आएगी, खुशहाली आएगी तो लोग अपने बच्चे पढ़ाएंगे, अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे। यही शुरू था, नौकरी मिलेगी, यही आखिर है, नौकरी मिलेगी, खुशहाली आएगी। तो आखिर में आपको यही कहूंगा कि इसको भी सिनिसिज्म की आंख से देखा जा सकता है। यह पूछा जा सकता है क्यों भाई, तो आज तो मैं आपको जवाब दूंगा क्यों नहीं भाई, क्या ऐसी कमी हम में। तो मैं ये कहूंगा कि हो दीद का जो शौक तो आंखों को बंद कर, है देखना यही कि ना देखा करे कोई। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैंने दिया है अपनी वजारत में, वजीर आजम ने दिया है तमाम वजारतों को, चीफ ने दिया है तमाम इदारों को। और बताइए।
बीटेक जैसा अहम मंसूबा जो हमारी इकोनॉमी के लिए बैकबोन है, वो रुक गया था, वो स्लो हो गया था, वो डिस्टर्ब हुआ था आप लोगों के जाने के बाद। आप लोग ये जो सब कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं, हमें इससे पहले भी आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर की थी, इसकी क्या एश्योरेंसेस हैं कि आने वाली गवर्नमेंट इन चीज़ों की कंटिन्यूटी का ख्याल रखे, या ऐसा फ्रेमवर्क बनाए या पॉलिसी बनाए जो ये चलती रहे और ये बीच में रुके ना, फिर तरक्की में कोई रुकावट ना आए, चाहे किसी की भी गवर्नमेंट है। ऐसा कोई फ्रेमवर्क लेके जा रहे हैं? देखिए, पिछली हुकूमत थोड़ी थी। पिछली हुकूमत में तो एक साहब थे, उनको रात के दूसरे और तीसरे पहर के दरमियान में जो ख्वाब आता था, सुबह आके वो इरशाद फरमा देते थे और वही हुक्मनामा मुल्क का बन जाता था। कोई तो फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं था। एक दिन को एक ख्वाब आया तो एक बात हो गई, एक दिन रियासत मदीना थी, एक दिन लाल इनकलाब था, एक दिन अमेरिका जो था वो पाकिस्तान का आइन पामाल कर रहा था, दूसरे दिन अमेरिका की मिन्नतें फरमा रहे थे कि अल्लाह आपके इज्जत और वक़ार बुलंद करे, मुझे एक चिट्ठी डाल दीजिए। भाई बात यह है कि रियासत एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के जरिए चलती है। तो ये जो मैंने आपके सामने SIFC का पूरा फ्रेमवर्क रखा है, जिसमें एपेक्स कमेटी है, जिसमें इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूटिव कमेटी है और एक इम्प्लीमेंटेशन कमेटी है, ये तो पहले कभी नहीं बना। ये तो आपने काउंसिलें देखी हैं कि काउंसिल की मीटिंग हो रही है, वो काउंसिल एक बन गई है, वो एक एडवाइजरी काउंसिल है, उसमें 3-4 दिन के बाद लोगों ने आना भी छोड़ दिया है, फिर वो लोग गुमी हो गए, पता ही नहीं चला कहां गए। ये एक फॉर्मल स्ट्रक्चर बनाया गया है, जिस तरह का फॉर्मल स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया सिंगापुर में है, जिस तरह का फॉर्मल स्ट्रक्चर आयरलैंड में है, जिस तरह का फॉर्मल स्ट्रक्चर फिनलैंड में है, उस तरह का एक फॉर्मल स्ट्रक्चर बनाया गया है जिसमें फॉर्मली किसी शख्स को नहीं, किसी भी वक्त के वजीर आजम को, किसी भी वक्त के फौज के सरबराह को, किसी भी वक्त के वज़राए आला को और तमाम जो मेजर बड़े वजीर हैं उन सबको फॉर्मली इसके अंदर इंडक्ट किया गया है। तो हुआ यह है कि बात ना रह जाए और हुकूमत खत्म होने के बाद नई हुकूमत कुछ और तरफ ना चली जाए, उसको एक रियासती स्ट्रक्चर के अंदर फॉर्मलाइज कर दिया गया है, उसका कानून भी पास कर दिया गया है ताकि इसको कोई हटा ना सके। एक तो है ये जवाब। दूसरा जवाब ये है कि देखें, जब ये अवाम की कस्टडी में बात आ गई ना, तो कोई सियासतदान दीवाना नहीं है जो कहे कि मैं अब आपको नौकरियां नहीं लेने दूंगा। कुछ दीवाने थे जिनकी आपने एग्जाम्पल दी, उन्होंने कहा नहीं लेने दूंगा, ये जो चीनी कंपनियां हैं ये फ्रंट हैं, तो उसका जो नुकसान हुआ सो हुआ, और कतर ने चोरी करवाई, उसका जो नुकसान हुआ वो हुआ। वो तो साइफर है अमेरिका फ्रांस का सदर मुझे फोन करते हैं तो दीवानगी की बातें थी। इससे पहले इसके बाद कोई शख्स ऐसी हरकत नहीं करेगा, क्योंकि कोई इतना दीवाना है ही नहीं। तो जो अवाम की कस्टडी में चीज आ जाए, आप ये बताइए कि हमने बिजली के कारखाने लगाए, किसी ने बंद किए? हमने रीगैसिफिकेशन के कारखाने लगाए, किसी ने बंद किए? हमने बेनजीर साहिबा ने बिस्ट प्रोग्राम शुरू किया, लोगों ने नाम बदल दिए उसके, मगर बंद किया किसी ने? एक ज़माने में वो लेडी हेल्थ केयर वर्कर्स प्रोग्राम आया था जिसने आपके हमारे बच्चों को इम्यूनाइज किया, उनकी ज़िंदगी बचाई, किसी ने बंद किया? जो चीज़ अवाम की कस्टडी में आ जाए, गरीब आदमी की कस्टडी में आ जाए, उसको पता चल जाए कि मेरे बच्चों की हिफाजत इस चीज़ में है, वो फिर नहीं किसी हुकूमत को हटने देता। तो असल जवाब इसका दूसरा वाला है, पहला वाला इसका फॉर्मल जवाब है। जहीर खान साहब सर, मेरे दो सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि आपने जो नाउमीदी की बात की थी, चलो कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस की आता वो खत्म कर दीजिए। सवाल ये है कि कल जो समिट होने जा रहा है, इसमें जो रिफाइनरीज हैं और मिनरल, इनमें टोटल पोर्टफोलियो कितना होगा इन्वेस्टमेंट का? दूसरा सवाल ये, इनको रेगुलेट करेगा या ओगरा कोई मजबूत? नहीं, ओगरा का मिनरल माइनिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। मिनरल और माइनिंग के हमारे इदारे कुछ कमज़ोर हैं, हम उधर रेगुलेटर, एक वर्ल्ड क्लास रेगुलेटर लेकर आएंगे, वर्ल्ड क्लास, मेरा वादा है आपसे। अगर अल्लाह ने हमें मौका दिया तो मिनरल्स और मेटल्स जो पाकिस्तान में अगला बड़ा रेवोल्यूशन है, इसमें एक वर्ल्ड क्लास रेगुलेटर लेकर आएंगे। और आप कितना हमारा है, मैंने आपको अमाउंट तो बता दी 6.1 ट्रिलियन की। अब मैं आपको एक बताता हूं, सिर्फ जुर्माना जो हमें रिकोडिक में हो रहा था, वैल्यू क्या है रिकोडिक की उसको छोड़ दें, जुर्माना जो हमें हो चुका था वो 6 बिलियन 6.5 बिलियन का था, और जो हो जाना था वो 10 बिलियन का था मान ले। तो आप सोचिए ऐसी 10 माइंस पड़ी हैं, इसी साइज की 5-10 माइंस तो हमारे सामने सिर्फ चागी के इलाके में पड़ी।
इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये कितना बड़ा रेवोल्यूशन है जिसकी हम बात कर रहे हैं। अभी मैं बाकी इलाकों की बात नहीं कर रहा जिनको मिला के ये 6.1 ट्रिलियन यानी 6,100 बिलियन डॉलर के एसेट हैं हमारे पास मट्टी की शक्ल में, जो मट्टी हो चुके हैं, तो उनको हम आगे बढ़ा रहे हैं। रजा खान साहब पीटी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कितना होगा? ये जो कल अरे वो तो देखिए कितना बनता है, मैं समझता हूं सबसे बड़ा हिस्सा शायद इसी का होगा, क्योंकि आपको सऊदी अरेबिया ने अंदिया दिया, उनके वजीर भी आज तशरीफ ला रहे हैं, उन्होंने अंदिया दिया है कि वो 24 बिलियन डॉलर 24,000 मिलियन डॉलर का पाकिस्तान के अंदर इन तीन जो मिनरल्स नंबर 1 मेरे नुक्ता नज़र से, मिनरल्स नंबर 2, मिनरल्स नंबर 3, फिर एग्रीकल्चर और आईटी, लेकिन खैर वो तो मेरा नुक्ता नज़र है ना, मगर 3 एरियाज में वो ये पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इसी तरह एक और हमारे जो दोस्त मुल्क हैं अमारात, उन्होंने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उन्होंने अंदिया दिया है कि 22 बिलियन डॉलर तक वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ये हो गए 44-45 अरब डॉलर। उसके अलावा कतर से हमारी गुफ्तगू चल रही है, दीगर चीन के अभी सेकंड हाईएस्ट जो लीडर हैं वो तशरीफ फरमा हैं, क्योंकि हम सीपैक को दोबारा रिवाइव करना शुरू कर रहे हैं। तो आप सोचिए, एक तरफ सीपैक की इन्वेस्टमेंट्स, एक तरफ ये जीसीसी की कमिटमेंट्स, एक तरफ दीगर ममालिक जो आज़रबाईजान और सेंट्रल एशिया और ये जो हम वो पाइपलाइन के मंसूबे जो सब लेकर चल रहे हैं, इन तमाम की इन्वेस्टमेंट्स आप इकट्ठी कर लें, एंड फिर मैं आपसे कहूँगा कि पूछिए अपने आप से, वाई नॉट, क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं? क्या है ऐसा पाकिस्तान में? कोई जुग्राफियाई गुनाह हुआ है कि इधर नहीं हो सकता, बाकी हर जगह होगा? यहां भी होगा इंशाअल्लाह। रजा खान साहब पीटी वर्ड से। Sir, you've been very proactive, your allotment, and you've carried out these initiatives, and tomorrow we're going to see the first of those in action. The two-pronged question first is, what message would you be leaving for the judiciary? Because one of the Chief Justice's decision cost Pakistan dearly, and you know the specifics of that. Secondly, BLA, BLF terrorist organizations, they have declared the objective to hit these investment entities, be that Barracoon or Chinese or whatever. So, firstly, what is your message to the future Chief Justice who's going to take charge in September? And secondly, what steps you're taking with the Army, with FC, to secure the lives of these investors who will come to Pakistan? I think my message for judiciary would be to blindfold herself once again and have a heart. Of Pakistan would be to have faith. And the message that we want to give to the rest of the world is that we would lay red carpet in your way if you come for investments and become partners in our development. And we'd crush you if you stand in the way of our security or you kind of slant your eyes towards our children. These are the three messages that I would like to give. What was the other question? So, BLA and BLF, they have declared. Come join. It's your kids. This is your country. Come down. Look at what is happening. Look at what we are proposing. If your concern has always been alienation and lack of development, then here's the opportunity. If you're sincere about Baloch, if you're sincere about Pathan, if you're sincere about the poor man or poor woman, then come strengthen. This is the framework in which we are going to all collectively rise. I believe after this, the raison d'etre for all of these organizations which have been involved in these peripheral terrorist activities, if I may call them, it's all but dead. Now they will have to come out and either join our hands along this journey of development and equity, or come out and say, we had no reason, we're just terrorists, in which case it would be war. राजदा से जी मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, अभी रजा ने भी इसी हवाले से पूछा कि सिक्योरिटी का जो है सिक्योरिटी एनवायरनमेंट इस वक्त दोबारा से बहुत ख़राब है, और अभी कुछ हम देख रहे हैं सीरीज ऑफ अटैक्स हो रहे हैं केटी में भी और बलूचिस्तान में भी। जब भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात की जाती है, सीपैक के भी अगर हम सामने रखें मंसूबे, तो उनको भी अटैक किया गया। इस हवाले से सिक्योरिटी के लिए कोई खास स्ट्रेटजी बनाई गई है, क्योंकि
हमारे सामने आर्मी चीफ भी बैठे हों, क्या सिविल गवर्नमेंट जो है उनकी क्रेडिबिलिटी इतनी कमजोर हो गई है कि आर्मी को साथ बिठाना बहुत जरूरी है? आपने खुद ही बताया, आपने खुद ही अपने आपके सवाल में ही जवाब था। आपने बल्कि जवाब से शुरू करके आखिर में सवाल पूछा। आपने बोला ये दहशतगर्दी देखें, ये तो वॉर है ना, तो वॉर तो फौज लड़ती है, सिविलियन इदारे तो जंग नहीं लड़ते, तो ये तो जंग है। चाहे वो ज़रबे अज़्ब थी या उसके बाद के 2-3 हमने जो अपने आप को क्लीन करने के लिए पाकिस्तान को जो 2-3 हमने इनिशिएटिव्स लिए थे, वो तो जंग के इनिशिएटिव्स थे। तो जंग के इनिशिएटिव में तो सिपा सलार का साथ होना जरूरी है। तो ये तो जंग है। मैंने अभी आपको क्या कहा, यू कम डाउन एंड ज्वाइन आवर हैंड्स और देयर बी वॉर। सिर्फ ये नहीं कहा आपको कि आ जाएं, मिल जाएं, जुड़ जाएं। हम कह रहे हैं आप आ जाएं, मिल जाएं, जुड़ जाएं। जो रेड कार्पेट दीगर लोगों के लिए, आपके लिए भी है। नहीं जुड़ेंगे तो सफेद कार्पेट को खून से रंग देंगे। जी, मैं तो पिछली जो 2 SIFC की मीटिंग्स हुई हैं उसमें सबसे बड़ा ऑन्टोराज बलूचिस्तान से था, सबसे बड़ा। तो आप तशरीफ, चीफ मिनिस्टर साहब आ जाएंगे। मैं तो आपको बता रहा हूं, मैंने जितनी मीटिंग्स अटेंड की हैं, अगर उन्होंने कोई एक आध मीटिंग मिस की है किसी मसरूफियत की वजह से, तो बिल्कुल मुझे आप जो कह रहे हैं ऐसा नहीं है। मतलब मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि उनकी कोई अदम दिलचस्पी नहीं है। बाज़ दफ़ा कमिटमेंट्स होती हैं। एक मीटिंग मैंने भी मिस की क्योंकि उस दिन वो हड़ताल करने चले थे मेरे भाई, वो पेट्रोल पंपों वाले, तो उनके साथ बैठ के निगोशिएशन के लिए मैं भी एक गया था, मीटिंग मिस करके इजाज़त लेकर गया था। लेकिन ऐसा कोई चीज़ नहीं है। और सबसे बड़े ऑन्टोराज जो हैं वो बलूचिस्तान के हैं, बिकॉज कम से कम पहले राउंड में सबसे बड़ा हिस्सेदार बलूचिस्तान है। और हमारी पॉलिसी का महवर जो है वो यही है कि वो इलाके जहाँ पे तरक्की की शरह कम है, पहले वहाँ पे काम शुरू किया जाए। माइंस तो हमारे पास और भी बहुत हैं, पंजाब में भी आयरन की ओर की बहुत बड़ी माइंस हैं, दीगर जगहों पे भी हैं, लेकिन जहाँ तरक्की कम है उसको पहले उठाएंगे, बाकी को भी साथ साथ लेकर चलेंगे। स्मेल्टिंग के लिए देखें, पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि आप किसी को अगर बोलें कि ये नहीं तो वो भी नहीं, तो फिर कुछ भी नहीं होता। तो हम अपनी पॉलिसी आप पे वज़ा कर दी है, और ये कॉन्वर्सेशंस हमने ऑलरेडी रिकोडिक के साथ शुरू कर दी हैं स्मेल्टिंग की। स्मेल्टिंग करने के लिए हमें बिजली चाहिए। स्मेल्टिंग में सबसे अहम चीज़ जो है वो तवानाई है, कि तवानाई कहाँ से आएगी। तो उसके लिए हमने निशानदही कर दी है ऐसे, वो आप क्या कहते, वॉल्केनोज जो हमारे, हाँ नहीं, विंड कॉरिडोर्स नहीं, सिर्फ विंड और सोलर कॉरिडोर्स तो हैं, मगर उसके अलावा जियोथर्मल कॉरिडोर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो नेसेंट वॉल्केनोज जो हैं, जो ज़ेरे ज़मीन किसी जगह पे कोई लावा वावा बन रहा है, तो वो आइडेंटिफाई किए गए हैं 1 या 2 इलाके जहाँ पे प्रिलिमिनरी स्टडीज शुरू होंगी, नहीं हो चुकी हैं, और वहाँ पे वो माइन करके ड्रिल करके देखेंगे कि उस लावे के अंदर जो नीचे ज़ेरे ज़मीन जियोथर्मल कंटेंट है उसको अनलीश करके वहाँ पे स्मेल्टिंग बनाई जा सकती है। ये नहीं तो ये तमाम चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। कुछ जिम्मेदारियां हमारी हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की, बिजली फराहम करने की, रोड फराहम करने की, रेल फराहम करने की। कुछ जिम्मेदारियां उनकी हैं कि वो शुरू कर दें, बेशक शुरू में मट्टी ले जाएं, मगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो स्मेल्टिंग पाकिस्तान में लाएंगे, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स पाकिस्तान में आएंगे। तो इनको हैंड इन हैंड लेकर चल रहा है।
देखिए, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम मैं आपके सामने रख देता हूं, वो मेरा एक दोस्त आया, वो पहले कभी पाकिस्तान नहीं आया हुआ था, तो वो बहुत साल पहले की बात बता रहा हूँ, 2000 कोई 2-3 की बात है शायद, उससे भी पहले की बात है। तो मैं अभी नया नया हाथ आया देखने के लिए, तो उसे थोड़ी बहुत उर्दू आती थी, ज़्यादा नहीं आती थी, तो बहुत घूमता रहा पाकिस्तान में। तो वो यहाँ पे भी, हमने उसको ये भी नहीं बताया कि ये गाड़ियाँ जो हैं ये तो एम्बेसीज की हैं, तो वो मर्सिडीज और ये गाड़ियाँ देख कर परेशान होता रहा कि ये क्या है। तो जब वो जाने लगा ना, तो वो कोई एक तारीफी कलमा कहना चाहता था, तो उसको समझ नहीं आई कि वो क्या कहे मुझे, तो वो मेरी तरफ देखता रहा, और फिर उसने कहा कि यू नो, दिस साला कंट्री is for a very few, and that is the biggest problem. This Sala country is for a very few. जो इस मुल्क का एलीट कैप्चर है, मुझे सबसे ज्यादा उससे खौफ आता है। अब कौन ले उड़ेगा इन माइंस को आने वाले वक्त में? कौन सी 10 तंजीमें, कौन से 50 ताकतवर तरीन लोग, और ये तमाम बातें जो मैंने आपसे आज कही हैं, ये दिखेंगी या नहीं दिखेंगी? वो गरीब आदमी, वो गरीब औरत, वो ख्वाब, वो स्कूल, वो सड़क, वो क्लिनिक, वो आपको दिखेगा या नहीं दिखेगा? ये खौफ रहता है मुझे। तो पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है वो है ट्रांसपेरेंसी की, कि आप एक ऐसा फ्रेमवर्क ले आए कि कोई मुल्क को अच्छा आदमी भी ना ले उड़े, बुरे आदमी को छोड़ें, कोई अच्छाई में भी रूल्स को सस्पेंड करके नहीं ले उड़े मुल्क को। ये जो 5-10 लोगों का गलबा रहता है हर चीज में, जो चीज खोलते हैं वहीं पे वो गालिब आ जाते हैं, इससे मुझे सबसे ज्यादा खौफ आता है। मेरी लड़ाइयां भी ज्यादातर आपको मालूम है इसी नौयत की हुई। एक आदमी कहीं शिकस्त भी हुई, मगर 8-10 में नहीं हुई, और आपको ये मालूम है, आप सबको मालूम है ये बात। तो ये जंग है, जैसे बाकी चलती हैं ये भी चलती है, लेकिन ये है वाहिद चीज जिससे मुझे खतरा रहता है कि पाकिस्तान दोबारा से वो 10-5 लोग जो गालिब हैं, या 10-5 तंजीमें जो गालिब हैं, वो ना इस रेवोल्यूशन के ऊपर भी काबिज हो जाएं, और इसमें भी को आपस में अलग ही दुकान कोई खोल लें। भाई ये खतरा रहता है। मगर इंशाल्लाह इस वक्त जो फ्रेमवर्क है, जो नज़र आ रहा है, SIFC के हवाले से नज़र आ रहा है, जिस तरह की लीडरशिप इसको दी जा रही है, मुझे इसके इम्कानात कम नज़र आ रहे हैं। 15 महीने में तो आपने, मैं आपको क्या आपको बताऊं, मैं रूस का बताऊं, रूस का तेल गरीब अमीर का टैरिफ अलहदा किया आपके सामने है, सर्कुलर डेट वेल हेड का ख़त्म किया आपके सामने है, वादा किया था सस्ता पेट्रोल लेकर आएंगे, नहीं माने आप। जहाज़ चल पड़ा तब भी नहीं माने, जहाज़ आ गया तब भी नहीं माने, जब पहुंच गया तो आपने कहा अब ये रिफाइन नहीं होगा, सर रिफाइन भी हो गया, तो वो सस्ता तेल भी आ गया। आपने सस्ती गैस का कहा कि कहां से लाएंगे, वो अजरबैजान से मुआहिदा भी हो गया, अगले महीने से हमें कार्गो हमारे सामने भी आ जाएगा। नई रिफाइनरी के लिए 10 से 12 अरब डॉलर का मंसूबा, यानी 10 से 12 हजार मिलियन डॉलर का मंसूबे की जो पॉलिसी बननी थी, पॉलिसी भी बन गई, पॉलिसी अप्रूव भी हो गई, उनके साथ मुज़ाकरात भी शुरू हो गए, वो फाइनल स्टेजेस पे पहुंच चुके हैं। उसके लिए जो हमारे ऊपर जो चीज़ें लाजिम थी कि हमने एक्विटी रेज करनी है, हमने कोई चाइनीज़ EPC कंपनी लेकर आनी है, वो तमाम मामलात साइन हो गए पिछले हफ्ते। तो रिफाइनरी का भी हो गया, जो ब्राउन फील्ड रिफाइनरी, हमारी रिफाइनरियां जो काला तेल पैदा करती हैं जिससे हमें नुकसान होता है, उनकी अपग्रेडेशन की इस वक्त समरी जो है वो ECC तक पहुंच रही है। और ये भी बताया कि पिछले 14 महीने में या 1 साल में 138 MMCFD गैस जो है वो इजाफी डाली गई है, जिसकी मालियत $570 मिलियन है। यानी अगर ये गैस ना निकलती तो $570 मिलियन की हमें LNG इजाफी खरीदनी पड़ती। वो गैस डाल दी गई है, सिस्टम में आ चुकी है, उसका फायदा आना शुरू हो चुका है। 6 महीने के अंदर हमारा प्लान अगर इसी तरह चलता रहा तो तकरीबन 132 MMCFD मिलियन क्यूबिक फीट गैस इजाफी सिस्टम में आ जाएगी, जिसकी मालियत $500 अरब है। तो आप सोचें कि $1.1 बिलियन की 1 साल में इजाफी गैस 570 की डाल दी गई है, 500 की जो है वो पाइपलाइन में है, सस्ता तेल भी आ गया है, सस्ती LNG भी आ गई है। एक नए सिरे से वो जो हमारा पाइपलाइन जो ख़त्म हो चुकी थी, कभी टापी का नाम भी किसी ने नहीं सुना था, उसमें हमने मुआहदे भी साइन कर दिए हैं, उसके लिए फंडिंग भी रेज करने की कोशिश की जा रही है। तो जो बन पड़ा वो कर दिया, कहीं फ़ायदा कहीं हो गया, कहीं रह गया। तो जाते जाते में जो रह गया वही जहन में खटकता है जो हो गया वो तो गुजर गया वो तो पीछे रह गया। मगर पूरी कोशिश किया, और मैं जैसे पहले भी पिछले 1-2 जगह पे कह चुका हूँ कि हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं
बहुत कम सेक्रेटरी हैं जो इस जुर्रत के साथ काम करते हैं, क्योंकि लोग घबराते हैं, डरते हैं, काम नहीं आगे बढ़ाते। आप सबको मालूम है कि क्यों डरते हैं, वो किस चीज़ से डरते हैं, मगर उन्होंने बड़ा डिलीजेंटली, कैप्टन महमूद ने बहुत अच्छा काम किया है और बड़ी सपोर्ट की है ये तमाम चीज़ें अचीव करने में। अभी हमने एक नई पॉलिसी जो है वो अप्रूव की है, जिसमें 200 MMCFD जो है हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की, क्योंकि पाकिस्तान में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, तो 200 MMCFD हम इंडस्ट्री को कह रहे हैं कि आप हमारी कैपेसिटी ले लें और खुद ही $8-9 की, क्योंकि हमारा तो तरीका है ना, हम तो उस तरीक़ाकार को जो हमें आपने पेपरा रूल्स की कैद है और होनी चाहिए, हम तो उसके मुताबिक लेकर आते हैं गैस। तो कहीं डिस्ट्रेस्ड कोई सस्ता कार्गो बिक रहा हो तो हम तो नहीं ला सकते, मगर इंडस्ट्री तो ला सकती है। तो हमने 200 MMCFD ये फैसला किया है कि इंडस्ट्री को दे दी जाए, ताकि वो बैनुल-अक़वामी मंडी से खुद ही अपनी गैस अपने ज़र मुबादला से ख़रीद के लाए, हम ही मिलेगी अपने इस्तेमाल के लिए, ख़रीद के बेच के नफ़ा नहीं कमा सकता। तो ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, कुछ हो रही हैं, कुछ अभी जाते जाते। मैं अगले हफ्ते आपको एक पूरी ब्रीफिंग दूंगा, जिसमें आपके गिले भी सुनूंगा, आपको ये भी बताऊंगा किस चीज़ में नाकामी हुई, कहाँ कामयाबी हुई। आपका इंटरेस्ट तो वैसे नाकामी में ज़्यादा है, लेकिन मैं धीरे हल्के सुर में कामयाबी हूँ, कभी कुछ जिक्र। अरे यार क्या सीरियस सवाल। मलिक साहब, सवाल ये है कि आपने कुदरती वसाइल का जिक्र किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये जब तक हम अपने फॉर्म पे नहीं खड़े होंगे तब तक हम IMF की सूरत से नहीं कर सकते। देर आए यूनुस साहब वाली बात है। क्या हम पहले भी सुनते हैं, क्या ये सिर्फ बातों की हद तक होगा या हमें फिर मुस्तक़बिल में हम इक़दामात भी नजर आएंगे? देखें, कुछ चीज़ें मैंने आपको इतनी चीज़ें इस वजह से बताई हैं कि आपको एतमाद हो कि जिस तरफ अगर हुकूमत और सरकार अगर फोकस कर ले तो वो काम हो जाता है। हमने जितने काम पहले दिन जब मैं आया, और ये दोस्तों मेरे पास आते रहते हैं जो जिनका ताल्लुक बीट से है, गप हम मारते रहते हैं, कोई काम है ऐसा जो रह गया? जो करना चाहती रियासत वो कर जाती है। हमारे पास वक्त कम था, वरना 2-4 काम जो रह गए कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो भी पूरे ना होते। तो मैं तो आपको ये कहता हूं कि जब इस रियासत ने चाहा कि हम न्यूक्लियर पावर बनेंगे तो बन गए, जब इस रियासत ने चाहा कि हमारा मिसाइल प्रोग्राम होगा तो हो गया। लेकिन अगर रियासत के गुमान में ये लट गए, उल्टी गिनती शुरू वजीर की, तो नहीं हुई ना, सीधी चलती रही। तो रियासत जिस तरह मुंह कर लेती वहां कुछ ना कुछ हो ही जाता है। आपने बात की मिनरल मट्टी की, लेकिन क्या मट्टी से तरक्की इस पॉलिसी में प्रोसेसिंग प्लांट लगाने का उनके अंदर वो जो है प्रोसेसिंग हो और हमें एक्यूरेट पता लगे कि कितना प्लाटिनियम गोल्ड मिला है। और दूसरे तरफ ओगरा की जानिब से गैस की कीमतों में इजाफे की सिफारिश की गई है, तो क्या मौजूदा जो हुकूमत है वो कीमतें बढ़ा के जाएगी? हाँ, उस पर बातचीत चल रही है। आपको आजकल में बता देते हैं कि उसका क्या है। उस पर हमारा दोबारा जाविया वही है कि गरीब को बचा लो। अगर हमारी कीमत बढ़ गई है तो बढ़ गई है, मगर गरीब को बचाएं, और अगर कोई जो साहिब हैसियत है उन पर थोड़ा बोझ डालें। ये एक मंत्रा है जो हमने रखा हुआ है अपनी मिनिस्ट्री में कि भाई अव्वल तो किसी की भी कीमत नहीं बढ़नी चाहिए, लेकिन अगर बढ़नी है तो गरीब को बचाओ। और उसके बाद उसको प्रोसेस करके पूरी दुनिया में मेड इन इंडिया के
जी मैं तीसरे आपका सवाल, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ, सवाल ज़्यादा होते हैं तो जो याद है उससे शुरू करता हूँ। वो जो स्किल्स डेवलपमेंट है वो हमारे नए फ्रेमवर्क में एम्बेडेड है। तो जिस तरह रिकोडिक है, रिकोडिक ने ऑलरेडी स्किल्स डेवलपमेंट के प्रोग्राम शुरू कर दिए हैं, क्योंकि हमने उनको एक टारगेट दिया है कि ना सिर्फ आपने सीईओ बलोच लाना है, बल्कि जो आपने वहाँ पे लेबर फोर्स लेकर आनी है वो भी वहीं की इलाकाई होनी चाहिए। तो आपको उनको तालीम भी देनी होगी, आपको स्किल्स भी देनी चाहिए होंगी। कई चीज़ों के लिए पहले तालीम और फिर स्किल्स की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे तो वो बेशक टैलेंटेड लोग बाहर से ले आएँ, मगर जहाँ पे सिर्फ स्किल की ज़रूरत है या जिसको मैं लो और